आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीरिया पर हमलों के बीच ईरान की इजराइल को धमकी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की तैयारी पूरी, जल्द करेंगे हमला। दरगाह को लेकर साबिक नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखा खत, पीएम मोदी से की मामले में मदाखलत करने की मांग। सपा एमपी इफजाल अंसारी को बड़ी राहत, 21 साल बाद एक मामले में कोर्ट ने किया बरी। एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी नदीम की हिमायत में आया पीयूसीएल, दिल्ली पुलिस ने की बिना वारंट के हिरासत में लेने की कोशिश। उत्तरकाशी में मस्जिद तनाजे को लेकर हुई महापंचायत, मस्जिदों मजारों पर दावे को लेकर भड़की सियासी पार्टियां। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर को मिला रिसर्च ग्रांट, एआई ड्रिवन ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च के लिए आईसीएमआर ने दिए 94 लाख रुपए। यूपीएससी टीचर अवध ओझा आप में शामिल, आपकी सीट से लड़ सकते हैं असेंबली इलेक्शन। यूपी के किसानों का दिल्ली मार्च, नोएडा एक्सप्रेसवे बंद, लगा लंबा जाम। गजा और लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में हमले करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने सीरिया में खूब बम बरसाए, जिसको लेकर अब ईरान ने इजराइल को फिर बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान ने सीरिया की फौज और वहां के रेजिस्टेंस का साथ देने की हिमायत करते हुए अमेरिका और इजराइल को जमकर लताड़ा है। ईरान ने सीरिया पर जारी इजरायली जुल्म के बीच अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सीरिया पर जारी इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान ने फिर बड़े हमले की धमकी देते हुए इजराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी है। न सिर्फ इजराइल बल्कि ईरान ने इजराइल के साथ जुर्मों में बराबर के शरीक रहे अमेरिका की भी जमकर गास लगाई है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के साबिक चीफ कमांडर का कहना है कि अमेरिका और इजरायली हुकूमत ने लेबनान और गजा से जंग को शाम तक फैलाने के लिए तकफीरी दहशतगर्दों को शाम के शहर अलेप्पो पर हमला करने और उस पर कब्जा करने पर उकसाया है। मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि अलेप्पो पर गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का अचानक हमला एक बड़ी सियासी गलती थी, जिसने शामी सदर बशार अल असद और तकफीरी अस्करियत पसंदों की हुकूमत के दरमियान 2020 के जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई लेबनान और गजा से शाम तक जंग की तौसीह है और जिस तरह से हमने लेबनान और गजा के लड़ाकों का साथ दिया था, उसी तरह हम शाम यानी कि सीरिया, उसकी हुकूमत और उसकी फौज की हिमायत करते रहेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पर बात करते हुए रजाई ने कहा कि हम इजरायली हुकूमत को मुनासिब जगह और वक्त पर सजा देंगे और ये इंतकामी कार्रवाई यकीनी है जो जल्द ही की जाएगी। ईरान की नई धमकी ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी आड़े हाथों लेते हुए उसको जमकर लताड़ा है। इससे पहले तो ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू बंकर में भागकर नजर आया था, लेकिन इस बार देखना ये होगा कि ईरान ने अगर हमला किया तो नेतन्याहू किधर भागेगा, क्योंकि ICC के वारंट ने तो पहले ही उसके सारे बचने के रास्ते बंद कर दिए हैं और अब उसके पास कोई बचने की जगह ही नहीं छोड़ी है। अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर अब साबिक नौकरशाहों के एक ग्रुप ने पीएम मोदी को खत लिखकर मामले में मदाखलत करने की मांग की है। साबिक नौकरशाहों ने कहा कि यह हमारी विरासत पर हमला है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सिर्फ पीएम ही सभी गैर कानूनी और नुकसानदा सरगर्मियों को रोक सकते हैं। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वहां शिव मंदिर है। हिंदू फरीक इस दावे को लेकर अदालत पहुंच गया और अदालत ने इस मामले में मुतल्लिका फरीकीन को नोटिस भी भेज दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। मकामी अदालत के इस हुक्म के कुछ दिन बाद साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सिफारतकारों के एक ग्रुप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस मामले में मदाखलत करने का मुतालबा किया है। बरतानिया में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर शिव मुखर्जी, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, साबिक आर्मी डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक डिप्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता शामिल हैं। वज़ीर आज़म को भेजे गए खत में उन्होंने कहा कि कुछ नामालूम गिरोह हिंदू मफादात की नुमाइंदगी करने का दावा कर रहे हैं और ये साबित करने के लिए तारीखी मसाजिद और दरगाहों के ASI सर्वे का मुतालबा कर रहे हैं। उनका दावा है कि पहले इन जगहों पर मंदिर हुआ करते थे। ग्रुप ने कहा कि इबादत गाहों के कानून की वाज़ह दफ़आत के बावजूद अदालतें भी ऐसे मुतालबात पर नामुनासिब और जल्दबाजी में रद्द अमल जाहिर करती नजर आ रही हैं। मोहम्मदाबाद कोतवाली में 21 साल पहले दर्ज केस में समाजवादी पार्टी MLA अफजल अंसारी को गाजीपुर CJM कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। गाजीपुर के MP अफजल अंसारी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर के CJM अदालत ने 21 साल पुराने केस में SP लीडर को बाइज्जत बरी कर दिया है। समाजवादी पार्टी MP पर सरकारी काम में रुकावट डालने के साथ साथ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम था। दरअसल 9 अगस्त 2001 को समाजवादी पार्टी के रियासती बंद के प्रोग्राम का ऐलान किया गया था।
उसी प्रोग्राम के दौरान समाजवादी पार्टी लीडरान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी लीडर का इल्जाम था कि मोहम्मदाबाद के उस वक्त के एसपी, एमएलए और गाजीपुर के मौजूदा एमपी अफजाल अंसारी ने 4000 लोगों के साथ मंडी कमेटी से मीटिंग तक मार्च किया था। मोहम्मदाबाद एसडीएम के दफ्तर पहुंचकर नारे लगाए गए थे। नारेबाजी के दौरान उस वक्त के सीईओ समेत दीगर पुलिस अफसरान ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी लीडरों ने मुजाहिरीन के साथ जबरदस्ती एसडीएम ऑफिस में घुसकर हंगामा किया था और तोड़फोड़ की थी। इसी मामले में अब अदालत ने अफजाल अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एपीसीआर के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान को एफआईआर का हवाला देकर हिरासत में लेने की कोशिश की गई। ये मामला 2 दिन पहले उस वक्त शुरू हुआ जब नदीम खान की एक नुमाइश से मुताल्लिक वीडियो को दाएबाजू की तंजीमों ने वायरल किया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने दिल्ली पुलिस पर कड़ी नुक्ताचीनी की और इल्जाम लगाया कि पुलिस इंसानी हुकूक के मुमताज कारकुन और शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नदीम खान को निशाना बना रही है और उन्हें हिरासत कर रही है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक बयान में कहा कि नदीम खान को 30 नवंबर को बंगलुरु में एक निजी रिहाइशगाह पर पुलिस अफसरान ने जबरदस्ती घुसकर धमकियां दी। ग्रुप के मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत 4 अफसरान बगैर किसी वारंट या पेशगी इत्तला के रिहाइशगाह पहुंचे। उन्होंने मुबैना तौर पर नदीम खान को उसी दिन दर्ज की गई एफआईआर से मुताल्लिक पूछगछ के लिए अपने साथ दिल्ली आने पर मजबूर किया। मज़कूरा एफआईआर दिल्ली में दोपहर 12:48 पर दर्ज की गई थी और मुतल्लिका थाने के अफसरान शाम 5 बजे बंगलौर में पहुंच गए थे और नदीम के भाई के घर पर पहुंचकर उन्होंने धावा बोल दिया था। गिरफ्तारी के वारंट के बगैर ही वो उनके घर पहुंचे और नदीम को उनके साथ दिल्ली वापस आने को कहा। नदीम को तकरीबन 6.25 घंटे तक हिरासत करने के बाद सुबह 11:15 बजे ही अफसरान ने बीएनएसएस सेक्शन के तहत एक नोटिस जारी कर दिया और उसे उनके घर पर चिपका दिया, जिसमें उसे शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा गया था। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान तशद्दुद भड़क उठा था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई दीगर जख्मी हुए थे। सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद की जांच के लिए जुडिशियल कमेटी मौके पर पहुंची और मौजूदा हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन मौके पर पहुंचा। कमीशन ने संभल के डीएम और एसपी के साथ जाए हादसे का मुआयना किया और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 3 रुकनी अदालती कमीशन ने शाही जामा मस्जिद पहुंचकर वहां की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना भी किया। इसके बारे में मालूमात देते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के जुडिशियल कमीशन की तरफ से तश्कील दी गई 3 अरकान मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी ने संभल का दौरा किया है। जाए हादसे का मुआयना करते हुए उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। कमीशन के मेंबरान की जानिब से मजीद तफसीली तहकीकात की जाएगी। अंजीना कुमार सिंह ने मजीद कहा कि संभल में हालात मामूल पर आ गए हैं और सख्त निगरानी रखी जा रही है। साथ ही संभल के डीएम ने 10 दिसंबर तक इलाके में किसी भी बाहर के आने वाले पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर आने के बाद ही बाहरी लोगों का आना जाना शुरू करेंगे। मुल्क में लगातार कई जगहों पर मस्जिदों और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मस्जिदों और मुस्लिम मजहबी मकामात के सर्वे की कड़ी मजम्मत की है। बताते चलें कि पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत मीर ने कहा कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह पर सर्वे का मुतालबा करने वाली हालिया अर्जी ने लाखों लोगों को मुतासिर किया है, जो दरगाह का एहतराम करते हैं, ख्वाह उनका पस मंजर कुछ भी हो, वो किसी भी मजहब से आते हों। इस एक अर्जी ने सभी को मुतासिर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये दरगाह इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। कुछ लोगों की तरफ से पुरानी मसाजिद और तारीखी इमारतों को तबाह करना हमारे मुल्क में तफरीका पैदा करने की वाज़ा कोशिश है। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के संभल की मस्जिद के बाद अब उत्तरकाशी की मस्जिद और बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर भी तनाज़ा बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तरकाशी की मस्जिद के हवाले से 1 दिसंबर को हिंदू महापंचायत मुनक्किद हुई। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब कोई बाहर का आदमी उत्तरकाशी आया तो उसका असल मकसद जानने के बाद ही उसे शहर में दाखिला दिया गया। इसके साथ ही उत्तरकाशी मस्जिद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और उत्तरकाशी में जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बताते चलें कि हिंदू तंजीमें मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए उसे हटाने का मुतालबा कर रही हैं। ये तनाज़ा गुज़िश्ता 2 माह से जारी है। दूसरी तरफ शिमला की संजौली मस्जिद में शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की अपील को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बदायूं में जामा मस्जिद बमुकाबला नीलकंठ महादेव मंदिर के मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत हुई। बहस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी का मौक़िफ़ पेश किया गया। अब इस मामले की अगली समाअत 3 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बदायूं जामा मस्जिद केस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान के सूफी बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने बदायूं का दौरा किया
तो उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ एक मस्जिद बनाने का फैसला किया था। इसके तहत 1223 में उन्होंने शमसी जामा मस्जिद तामीर करवाई। ये मस्जिद शुरू ही से इस इलाके में एक अहम मजहबी मकाम के तौर पर कायम थी और इसका नाम शमसी जामा मस्जिद था। ये मस्जिद बदायूं में आज भी एक तारीखी विरसे के तौर पर जानी जाती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रजा को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाने में तहकीक की हिमायत करने के लिए ICMR ने तकरीबन 94 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने डॉक्टर खालिद रजा को AI गाइडेड ड्रग डिज़ाइन के लिए जदीद आलात तैयार करने के लिए फ़ंड फराहम किया, जिसका मकसद मंशियात के मुरकबात को बेहतर बनाना है, इलाज के अहदाफ की निशानदेही करना और छाती के कैंसर के लिए नए इलाज तैयार करना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि इस इकदाम के तहत डॉक्टर खालिद रजा की तरफ से पहले ही पेटेंट कराया जाने वाला एक उम्मीद अफजा मंशियात का मुरक्कब बयान में कहा गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि इस पहल के तहत डॉक्टर खालिद रजा के जरिए पहले से ही पेटेंट कराया गया एक ड्रग कंपाउंड DDPM PIPEPU पर आगे और रिसर्च की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों से बड़ा वादा किया है। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल फिलिस्तीनी इत्तिहाद के दिन पर फिलिस्तीनियों के नाम खत लिखकर फिलिस्तीन को मुल्क बनाने का वादा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों की तरक्की के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल हिमायत का अज़्म किया है। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीन में जारी तनाज़े के दरमियान सिक्योरिटी और इंसानी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने फौरी जंगबंदी, यरगमालों की रिहाई और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खात्मे का भी मुतालबा किया है। इस मौके पर उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम को एक खत लिखा था। साथ ही नई दिल्ली में फिलिस्तीनी सिफारत खाने ने इस बयान का खैर मकदम किया। फिलिस्तीन में हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़ा काफ़ी अरसे से जारी है। इसमें हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। साथ ही इससे पूरी दुनिया को कई तरह के नुकसानात भी हुए हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने लिखा कि हिंदुस्तान मौजूदा सिक्योरिटी और इंसानी सूरत हाल पर बहुत फिक्रमंद है। हिंदुस्तान का मानना है कि मज़ाकरात और सिफारतकारी ही एक मुस्तकिल और पुरअमन हल की कुंजी है। हम बातचीत के जरिए दो रियासती हल की हिमायत करते हैं ताकि एक खुद मुख्तार और काबिल अमल फिलिस्तीनी रियासत कायम हो और जो इसराइल के साथ अमन से रह सके। संभल और अजमेर के मामले पर कांग्रेस MP इमरान मसूद ने अपना रद्द अमल दिया है। इन दोनों ही मामलों पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस MP ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे तशद्दुद पर भी रद्द अमल देते हुए हुकूमत पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस MP इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर संभल और अजमेर जैसे वाकियात को रोका नहीं गया तो मुल्क का माहौल और खराब होगा। मसूद ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर हुकूमत चुप क्यों है, उसे बांग्लादेश से सियासी रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। दिल्ली फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए शर्जील इमाम की बहन फरहा निशात ने बिहार जुडिशल सर्विसेज का इम्तिहान पास कर लिया है और अब वो बिहार की एक अदालत की जज बन गई है। शर्जील के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने खुद सोशल मीडिया पर यह मालूमात दी है। मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जिंदगी का फलसफा है। एक तरफ भाई जबर के खिलाफ इंसाफ की जंग लड़ने पर जेल में है तो दूसरी तरफ बहन अब जबर के खिलाफ इंसाफ फराहम करने जज की कुर्सी पर बैठेगी। छोटी बहन फरहा निशात ने 32वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके आज अपने भाई को फख्र करने का मौका फराहम किया है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने दौर में अपने फैसलों से किसी बेगुनाह को अजियत नहीं होने देंगे। बताते चलें कि शर्जील इमाम पर मुल्क की राजधानी दिल्ली में फसादात भड़काने का इल्जाम है। इसके साथ ही UAPA की दफा 13 और गद्दारी का मुकदमा उन पर दर्ज किया हुआ है। उन्हें जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली की जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज तकारीर करने का इल्जाम लगाया गया था। यूपी की किसान तंजीमों ने पार्लियामेंट का घेराव करने का ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे से किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होने लगे थे, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। यूनाइटेड किसान मोर्चा की क़यादत में हज़ारों किसान नोएडा से दिल्ली तक मार्च पर डटे हुए हैं। किसानों के दिल्ली मार्च की कॉल के पेश नज़र पुलिस 0 पॉइंट पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है। इसके अलावा कासना, दादरी और दीगर रास्तों से दिल्ली जाने वाले रियासतों पर रुकावटें लगाकर चेकिंग की जा रही है। कई किसान रहनुमाओं को घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए 4000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स सड़कों पर है। नोएडा में दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली चिल्ला सरहद पर कई मकामात पर बैरिकेडिंग की गई है।
आरएएफ के एहलकार को भी तैनात कर दिया गया है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की वजह से 4 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। इससे पहले 1 दिसंबर यानी कि कल किसानों ने अपने मुतालबात के सिलसिले में नोएडा के डीएम मनीष वर्मा और ग्रेटर नोएडा यमुना नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के साथ मीटिंग की थी। मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही, हालांकि बेनतीजा रही। 1 साल पहले भी किसान तंजीमों ने इन मुतालबात को लेकर दिल्ली तक मार्च की थी। इस बार किसानों की क़यादत भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा और भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना कर रहे हैं। कई किसान तंजीमें बशमूल भारतीय किसान परिषद यानी कि बीकेपी नए ज़रई क़वानीन के तहत मुनसिफाना मुआवजा और फ़वाइद का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रही हैं। बीकेपी का मार्च 2 दिसंबर से नोएडा से शुरू हुआ, यानी कि आज नोएडा से शुरू हो गया है, जबकि दीगर तंजीमें 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ मार्च करेंगी। इस मुजाहिरे में पंजाब हरियाणा सरहद पर मौजूद किसान भी शिरकत करेंगे। किसानों के अहम मुतालबात में एमएसपी गारंटी, कर्ज की माफ़ी, पेंशन, पिछले एहतजाज के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केसों को वापस लेना और 2021 लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करना शामिल है। यूपीएससी की पढ़ाई कराने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर अवध ओझा ने कहा कि तालीम वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बता दें कि वो पिछले 22 सालों से यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती भी लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में ओझा सर आम आदमी पार्टी के टिकट पर इंतखाब भी लड़ सकते हैं। अगस्त 2024 में एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के टिकट पर इंतखाबात लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था, मगर उन्हें वो नहीं मिला था। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा, मगर उन्हें प्रयागराज से ही लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो कैसरगंज से इंतखाबात नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी, मगर बाद में किशोरी लाल शर्मा को इस सीट से टिकट मिल गया था। ओझा के पार्टी में शामिल होने पर केजरीवाल ने उनका खैर मकदम करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुल्क के जाने माने उस्ताद श्री अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनका तजुर्बा और नुक्ता नजर हमारी तालीमी पॉलिसी को एक नई सिमत देगा। हम उन्हें अपने खानदान में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।